हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाय केडी में। आज हम सीटेट के हिंदी नोट्स को देखेंगे। हिंदी पेडागॉजी के नोट्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले भाषा। हम भाषा की बात करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन करने का एक साधन है। जो भाषा होता है वो अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन करने का एक साधन होता है। और भाषा कितने प्रकार का होता है? भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार का होता है? भाषा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसे मुख से बोलकर व्यक्त किया जाता है, उसे मौखिक भाषा वो कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि आमने सामने 2 व्यक्ति हैं जो मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा दूसरा है। लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? किसी चीज़ को लिखकर समझना उसे लिखित भाषा कहा जाता है। किसी चीज़ को कॉपी या किसी चीज़ में लिखकर अपनी बातों को व्यक्त करना उसे लिखित भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा किसे कहा जाता है? सांकेतिक भाषा जिसमें मौखिक भाषा व लिखित भाषा जिसका प्रयोग ना हो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा अधिकतर मूक बधिर लोगों के लिए किया जाता है। सांकेतिक भाषा जिसमें इशारों से बात किया जाता है, इशारों में बात किया जाता है। सांकेतिक भाषा प्राकृतिक भाषा होती है, या कोई मानक भाषा नहीं है, या प्राकृतिक भाषा है। आगे देखते हैं। देखिए, लिखित भाषा, जो लिखित भाषा होती है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। जो लिखित भाषा है वह मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। आगे देखते हैं। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किसे कहते हैं? देखिए, भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, अचेतन प्रक्रिया होता है। भाषा अर्जन कहीं भी किसी भी स्थान पर सीखा जा सकता है। किसी चौराहे पे, किसी भी कहीं भी, किसी भी मतलब विद्यालय स्थान छोड़कर किसी भी कहीं भी भाषा अर्जन किया जा सकता है। भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अपने मातृभाषा में सीखा जाता है। आगे, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया होता है। भाषा अधिगम सचेतन प्रक्रिया होता है। भाषा अधिगम का मतलब होता है 4 दीवारों के अंदर सीखा जाता है। इसे विद्यालय प्रक्रिया होता है। इसमें नियम होते हैं और आप नियम के माध्यम से भाषा अधिगम को ग्रहण करते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम सचेतन प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम को केवल आप विद्यालय में सीख सकते हैं। आगे देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? देखिए, जो भाषा अर्जन है वह कैसी प्रक्रिया है? अवचेतन प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है वो अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन की जो भाषा होती है वो मातृभाषा में सीखा जा सकता है। भाषा अर्जन को मातृभाषा में सीखा जा सकता है। और भाषा अधिगम क्या होता है? देखिए, भाषा अधिगम जो है वो चेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है। मतलब भाषा अधिगम को नियम से सीखा जाता है, नियम कानून से सीखा जाता है, विद्यालय में सीखा जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम दूसरी भाषा होती है, मतलब इसे द्वितीय भाषा कहते हैं। जैसे भाषा अर्जन में मातृभाषा उसे प्रथम भाषा कहा जाता है, और भाषा अधिगम में दूसरी भाषा मतलब लक्ष्य, मतलब दूसरी भाषा कहते हैं, द्वितीय लैंग्वेज कहते हैं। अगला देखते हैं। लक्ष्य भाषा एवं मातृभाषा किसे कहते हैं? देखिए, लक्ष्य भाषा जो होती है वो द्वितीय भाषा होती है, और जो मातृभाषा होती है वो हमारे घर की भाषा होती है। इतना ही अंतर होता है।
लक्ष्य भाषा मतलब विद्यालयी भाषा। विद्यालयी भाषा मतलब होता है द्वितीय भाषा। और मातृभाषा मतलब होता है घर की भाषा, है ना। आगे देखते हैं। भाषा के विविध रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। तो जो मातृभाषा होती है, जो अपने घर पर बोली जाती है, अपने स्थान पर बोली जाती है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। और राष्ट्रभाषा राज्य की राष्ट्रभाषा होती है। और राजभाषा किसे कहते हैं? देखिए, क्या हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो बल्कि राज्यभाषा है, जो 343 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है ना। जो हिंदी हमारी है वो राज्यभाषा है। और जो हमारा जो इंग्लिश है वो हमारा सहकारी राज्यभाषा है। सहकारी राज्यभाषा। जो इंग्लिश है वो सहकारी राज्यभाषा है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जो सीटेट के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सीटेट में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाषा है। इसे कन्नड़ हो गया, बोडो हो गया, सिंधी हो गया, संथाली हो गया। ये भाषा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हीं 22 भाषाओं को देख लीजिए। आगे है, अगला है नोम चॉम्स्की। ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं नोम चॉम्स्की, जो कहते हैं, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा अधिग्रहण यंत्र है, एलईडी, जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। मतलब नोम चॉम्स्की चाचा कहते हैं कि जो भाषा होती है वो मनुष्य में जन्मजात होती है, जन्मजात सीखने की। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है के माध्यम से मनुष्य भाषा को जन्मजात सीखता है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि जन्मजात किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो आप ऐसे बोलेंगे भाषा जन्मजात। तो उनका सबसे पहले नाम आएगा नोम चॉम्स्की का। जब आप जन्मजात की बात करेंगे तो नोम चॉम्स्की, यदि आप ऑप्शन में नोम चॉम्स्की रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। जहाँ भाषा जन्मजात होती है, जहाँ भाषा जन्मजात सीखी जाती है, वहाँ नोम चॉम्स्की का नाम होता है। अगला है, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से समृद्ध है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विश्व की सभी भाषाएं मूल व्याकरण से संबंध है, अपनी ही भाषा से संबंध होती है, जिसे समझने में एलईडी हमारी सहायता करता है। एलईडी मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, के माध्यम से हम भाषाओं को समझते हैं। स्कैनर महोदय क्या कहते हैं? स्कैनर ने सुझाव दिया है कि बच्चा अपने माता पिता, जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है। देखिए, स्कैनर महोदय कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है वह बड़ों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। अनुकरण के माध्यम से भाषा, जब कहीं भी अगर आ जाए कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है, तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो कौन मनोवैज्ञानिक हैं? स्कैनर महोदय हैं। अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। स्कैनर ने कहा है कि सुझाव दिया है कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। अगला है पियाजे और वाइगॉस्की। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पियाजे को संज्ञानात्मक विकास से जाना जाता है, जबकि वाइगॉस्की को सामाजिक सांस्कृतिक के माध्यम से जाना जाता है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जबकि वाइगॉस्की को सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है। देखिए, जहाँ संज्ञानात्मक विकास आ जाए वहाँ जीन पियाजे का आप नाम लेंगे, और जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक की बात आ जाए वहाँ आप वाइगॉस्की का नाम लेंगे। देखिए, ये पासवर्ड है। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। पियाजे महोदय कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आता है और वो भाषा को निर्धारित भी करता है। जो विचार है
विचार भाषा से पहले आता है और भाषा को निर्धारित भी कहता है। और वहीं पर वाइगॉत्स्की कहते हैं कि विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रिया है। जो विचार और भाषा वो अलग अलग प्रक्रिया है, जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाता है। जो 3 साल की उम्र में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। देखिए जीन पियाजे का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, अहम केंद्रित वाक। अहम केंद्रित वाक का मतलब ये होता है कि बच्चा खुद से बात करे, खुद से बोल कर बात करे, स्वयं बात करे, है ना। तो उसे अहम केंद्रित वाक कहते हैं। किसकी भाषा में, जीन पियाजे की भाषा में। जीन पियाजे की भाषा में उसे अहम केंद्रित वाक कहते हैं। जब बच्चा स्वयं से बात करे, है ना, जब स्वयं से बात करे तो उसे अहम केंद्रित वाक कहते हैं। अगला देखिए वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, बालक भाषा अपने से परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। जो छोटा बालक होता है वह अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। निजी भाषा का मतलब ये होता है कि बच्चा स्वयं से बात करे, खुद से बात करे, तो उसे जीन पियाजे की भाषा में, उसे वाइगॉत्स्की की भाषा में निजी वाक्य कहा जाता है। 16 नंबर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाषा कौशल। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपाली सॉरी सुबोपाली, है ना, सुबोपाली। जो भाषा कौशल होते हैं इसी क्रम में सीखे जाते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि भाषा इसी क्रम में सीखा जाए। वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसी क्रम में सीखा जाए, लेकिन इसका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए जो हमारा सुनना और पढ़ना होता है वो गणनात्मक कौशल होता है ना, वो गणनात्मक कौशल होता है। और जो बोलना और लिखना होता है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, वो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो सुनना और पढ़ना होता है वो गणनात्मक कौशल होता है, और जो बोलना और लिखना होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। आगे देखते हैं पढ़ना कौशल क्या होता है। एक कौशल है पढ़ना कौशल में इसके दो रूप हैं। कौन से, मौन पठन और सस्वर पठन। जो मौन पठन क्या होता है, जिसमें गहनता से किसी चीज़ के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है, उसे मौन पठन कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है, विशेष चीज़ के लिए अध्ययन किया जाता है, तो उसे कौन सा पठन कहते हैं, मौन पठन कहा जाता है। और सस्वर पठन क्या होता है, इसमें बच्चा अपने उच्चारण को अच्छा करने के लिए सुर लय ताल के साथ ऊंची आवाज़ में पढ़ता है, जिससे उसका उच्चारण क्षमता अधिक होता है। देखिए जो सस्वर पठन होता है उच्चारण के लिए पढ़ा जाता है, अपने सुर लय ताल में पढ़ा जाता है, ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता है, उसे सस्वर पठन कहते हैं। और मौन पठन इसमें गहनता से पढ़ा जाता है, किसी विशेष चीज़ के लिए किसी विशेष चीज़ की खोज के लिए पढ़ा जाता है, उसे मौन पठन कहते हैं। अगला देखते हैं लेखन के प्रकार। देखिए लेखन के प्रकार, लेखन कितने प्रकार के होते हैं। लेखन 3 प्रकार का होता है। कौन से, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। सुलेख मतलब होता है सुंदर लिखना, इसका मतलब होता है कि सुंदर लिखना। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। और श्रुतलेख का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनकर लिखना। जो श्रुतलेख होता है किसी चीज़ को सुनकर लिखना, उसे श्रुतलेख कहते हैं। अनुलेख क्या होता है, अनुलेख का मतलब होता है जो डार्ट पेपर होता है हमारा, डार्ट पेपर पर, जैसे डार्ट पेपर है इसी पर लिखना होता है, उसे अनुलेख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुलेख कहा जाता है।
जो डॉट पेपर होता है उसे अनुलेख कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुलेख, सुलेख मतलब होता है सुंदर लिखना, है ना, सुंदर लिखना, तो उसे सुलेख कहा जाता है। और सुतलेख का मतलब होता है किसी चीज़ को सुन कर लिखना, तो उसे सुतलेख कहा जाता है। अनुलेख का मतलब क्या होता है? अनुलेख का मतलब होता है किसी चीज़ को डॉट पेपर पर लिखना, तो उसे अनुलेख कहा जाता है। आगे देखते हैं। भाषाई विकार, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पांच ऐसे, वैसे तो पांच हैं, वैसे भाषाई विकार पांच हैं जो बहुत ही सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफेसिया मतलब होता है भाषा से संबंधित विकार उत्पन्न करना। डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने से संबंधित, है ना, पठन कौशल। डिस्ग्राफिया मतलब होता है लेखन कौशल से होता है। कलकुलिया मतलब होता है गणना करने संबंधित होता है। कलकुलिया मतलब होता है गणना करने संबंधित विकार उत्पन्न करना। ये 4-5 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके लिए डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो डिसलेक्सिया मतलब होता है पठन संबंधित विकार उत्पन्न होना, और डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधित विकार उत्पन्न होना। अगला देखते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। देखिए भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, सम्मिश्रण विधि है, संप्रेषक विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। देखिए जो आपकी 7 विधियां हैं सीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। व्याकरण विधि किसे कहते हैं? इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। देखिए जो व्याकरण विधि होती है, व्याकरण विधि को पुराना मेथड भी कहा जाता है ना। इसके बाद शब्द नियोजन और व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है। व्याकरण विधि जो भाषा होता है वो व्याकरणीय नियमों के माध्यम से सिखाया जाता है, जिसे व्याकरण विधि कहा जाता है। व्याकरण विधि को पुरानी विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि किसे कहते हैं? यह विधि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियों पर संयोजित है। देखिए व्याकरण अनुवाद भी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्याकरण विधि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे पुरानी विधि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। सीटेट के लिए डायरेक्ट मेथड ज़रूरी नहीं है। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि होता है उसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं। देखिए जो प्रत्यक्ष विधि होता है वह मातृभाषा के लिए ज़रूरी नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष विधि है वो मातृभाषा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सम्मिश्रण विधि क्या होता है? इस विधि देखिए मोटा मोटा समझ लीजिए। इस विधि में केवल विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया दी जाती है। आप मोटा मोटा समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। इस विधि में केवल विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में दी जाती है, बस केवल इतना ही। संप्रेषक विधि क्या होता है? भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना होती है। इतना जरूरी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब है ज़्यादा। देखिए आगमन विधि सीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप आगमन विधि को समझ लेंगे तो ऐसे कई विधियां हैं, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, कई विधियां हैं जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम सिखाया जाता है। जो आगमन विधि होता है पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम सिखाया जाता है। आगमन विधि विशिष्ट से सम्मान की ओर चलता है। जो आगमन विधि होता है विशिष्ट से सम्मान की ओर चलता है। जो आगमन विधि होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है।
अज्ञात की ओर चलता है। अगला देखते हैं निगमन विधि। आप निगमन मतलब यहीं से पहचान लिए, निगमन मतलब नियम से, किसी पहले नियम बताया। निगमन मतलब निगमन, और नियम भी नहीं रहता है, तो निगमन विधि। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। निगमन विधि क्या कहता है? समान से विशिष्ट की ओर जाता है या अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। अगला देखते हैं शिक्षण त्रियामी। इसका शिक्षण त्रियामी क्या होता है? देखिए, जो शिक्षण होता है, जो क्लास में होते हैं, उसमें अध्यापक होते हैं, छात्र होता है और विषय वस्तु होता है। छात्र जो होता है वो पहले तो विषय वस्तु चलता था, लेकिन अब छात्र जो अध्यापक होता है वो छात्र के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, छात्र के अकॉर्डिंग विषय वस्तु तैयार करते हैं। अब जो अब शिक्षण है वो बाल केंद्रित, वो विषय वस्तु केंद्रित नहीं है, अब वो बाल केंद्रित है। जो आज का शिक्षण है वो बाल केंद्रित होता है। शिक्षण सूत्र क्या है? सबसे पहले शिक्षण सूत्र की बात करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। पहले हम ज्ञात चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद अज्ञात देखेंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। देखिए, मूर्त का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देखना, मतलब डायरेक्ट देखना, सामने देखना। जो वस्तु सामने रखी हुई है उसे मूर्त वस्तु कहा जाता है, और जो वस्तु हमें ना दिखाई दे, जिसका आभास हम करें, उसे अमूर्त वस्तु कहा जाता है। तीसरा है सरल से जटिल की ओर जाना, मतलब सरल से जटिल की ओर जाना। आगे देखते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है? शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो हमारे दृश्य सामग्री होते हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर सीखना, श्रव्य सामग्री मतलब सुनकर सीखना, और दृश्य श्रव्य सामग्री देखकर सुनकर दोनों प्रकार से सीखना। क्रिया सहायक सामग्री, क्रिया मतलब क्रिया करके सीखना। आगे है दृश्य सामग्री में क्या होता है? दृश्य सामग्री मतलब जैसे होता है क्या? दृश्य मतलब होता है ऐसे वीडियो के माध्यम से सीखना, यूट्यूब के माध्यम से सीखना, ये सब क्या है? दृश्य सहायक सामग्री हैं। श्रव्य सामग्री का मतलब होता है, श्रव्य सामग्री का मतलब होता है ऐसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, जो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ऐसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से सीखा जाता है, जिसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है कि कंप्यूटर, जिसमें दृश्य भी देखते हैं और सुनाई भी देती है, उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। अगला देखते हैं मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन तो इसे मान लीजिए पेपर होने के बाद जो कापियाँ जाती हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को क्लास में से कुछ पढ़ा दिया जाए और उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद उसका मूल्यांकन किया जाए कि बच्चों को कितना तैयार है, क्या कहाँ कितना पढ़ा है, जो हम पढ़ाए हैं वो पढ़ा हुआ उसको याद है कि नहीं याद है, उसी को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यही होता है कि बालक जो हम पढ़ा रहे हैं, बालक को सीखने में कहाँ कहाँ कमियां हो रही हैं और उस कमियों को कैसे दूर किया जाए, उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। कमी को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। बालक के त्रुटियों को शुद्ध करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य या अनुमान लगाना होता है। जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कि अनुमान लगाना, यह कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। देखिए, उपलब्धि परीक्षण का मतलब यही होता है, यही मतलब होता है कि अनुमान लगाना कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया है, कहाँ तक नहीं सीख पाया, अपने जो सीखा है वो अपना उसको अपनी भाषा में अपने अच्छे भाषा में उसे व्यक्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यही सब उपलब्धि परीक्षण में अनुमान लगाया जाता है। दक्षता परीक्षण। दक्षता परीक्षण का इसमें यह जाना जा सकता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं
शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है। भाषा कौशलों में इसकी दक्षता प्रवीणता का स्तर कितना है। मतलब दक्षता का मतलब ये दक्षता, किसी चीज़ में दक्ष होना, मतलब किसी चीज़ में दक्ष होना, जिसे स्पेशलिस्ट कहा जाता है किसी चीज़ में। जैसे आप अंग्रेजी विषय में स्पेशलिस्ट हैं, हिंदी में स्पेशलिस्ट हैं, गणित में स्पेशलिस्ट हैं। आप किस विषय में, किस काम में, किसमें आपकी दक्षता कितना है, उसी को दक्षता परीक्षण कहा जाता है। अभिरुचि परीक्षण, इससे यह पता चलता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। अभिरुचि मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि लेना, है ना। विद्यार्थी कहाँ तक रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसे अभिरुचि परीक्षण कहा जाता है। इसमें अनुमान भी लगाया जाता है और अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता प्राप्ति परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। आगे देखते हैं। बहुभाषिकता, सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुभाषिकता। अगर ऑप्शन में कहूँ भाषा विविधता या बहुभाषावाद दिया हो तो वही ऑप्शन सही होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हिंदी के विषय में क्या क्या सही है। देखिए हिंदी के विषय में क्या सही है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, नहीं है। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, गलत। इसमें इनमें से कोई नहीं, गलत। हिंदी विषय के बारे में क्या सही है। हिंदी भारत की राजभाषा है, यही ऑप्शन सही है। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, ना वो राष्ट्रभाषा है ना वो मातृभाषा है। जो राजभाषा हिंदी जो है कि राजभाषा है। अगला देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया है। देखिए त्रिभाषा सूत्र किसके द्वारा सुझाया गया है। ये सब जितने क्वेश्चन है सब सीटेट के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कठोरी आयोग के द्वारा मतलब सुझाव दिया गया है। जो त्रिभाषा है वो किसके द्वारा सुझाव दिया गया है, वो कठोरी आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। देखिए जो भाषा अर्जन होता है वो सहज प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, तो ये भी सही है। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया, हाँ भाई प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि वह विद्यालय में सिखाई जाती है, जिससे आप प्रयास करते हैं सीखने के लिए, तो इसीलिए उसे प्रयासपूर्ण प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये भी ए सही है और बी भी। इसी प्रकार ऑप्शन सी सही होता है, ए और बी दोनों सही है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है क्या है। कक्षा में प्रिंट समित प्रवेश। देखिए सीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ समित प्रवेश आ जाए वहाँ पर वही ऑप्शन सही रहता है। प्रवेश की जहाँ बात हो जाए वहाँ वही ऑप्शन सही होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव, अगला क्वेश्चन है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर, जो छोटे बच्चे होते हैं बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहित अर्थ क्या है। मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो भाषा का अनुभव लेकर, बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, तो इसका निहित अर्थ क्या होता है। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, गलत है भाई। अगर बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाएगी तो बच्चे कैसे सीखेंगे, समाज के बारे में कैसे सीखेंगे। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चों, हाँ जहाँ तक 50% सही है कि बच्चों की बोलचाल भाषा को सुधारा जाए, सुधारने का प्रयास किया जाए। जैसे बच्चा कहीं त्रुटियाँ कर रहा हो तो उसे सुधारा जाए, लेकिन ये ऑप्शन इतना सही नहीं है। बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, हाँ ये ऑप्शन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सही है। बच्चों के अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए। बच्चा कहाँ बोल सकता है और कहाँ बोलना चाहिए, उसके उचित अनुभव को
अवसर देना चाहिए, उसे बोलने के लिए अवसर देना चाहिए कि बच्चा वहाँ अच्छा बोलेगा तो उसे अवसर देना चाहिए। अगला है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। यदि आप समाज से भाषा, इसे आप समाज में भाषा सीखते हैं, उससे वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सीखने सिखाने में। जैसे मान लीजिए क्लास में 2 क्लासमेट हैं, कक्षा में 2 क्लासमेट हैं, यदि आपस में बातचीत करके सीखेंगे किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में वार्तालाप करेंगे तो वह जल्दी किसी चीज़ को सीख जाएंगे। उसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया से कौन वैज्ञानिक जाने जाते हैं? वाइगॉस्की जाने जाते हैं। अगला देखते हैं, वाइगॉस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। देखिए आ गया ना, अभी सामाजिक अंतःक्रिया था, अब आ गया है वाइगॉस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। कौन सा किया है? वाइगॉस्की किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यहाँ पूछा गया है, देखिए आप क्वेश्चन पेपर हल करते समय आप एक क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कहाँ नेगेटिव बता रहा है, कहाँ पॉजिटिव बता रहा है। आप क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आप वही पॉजिटिव वाला याद करके जाते हैं और नेगेटिव नहीं देख पाते हैं। उचित नहीं है, देखिए इसमें बोला है उचित नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। आप विशेष रूप से क्वेश्चन को विशेष रूप से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है, यह एक सह प्रक्रिया। हाँ भाई सही है, यह एक सह प्रक्रिया सही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अरे भैया, बच्चों को नियम बनाना कहाँ सिखाया जाता है? अगर बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाएगा, बच्चे खुद नियम बनाएंगे तो वो कैसे सीख पाएंगे? एक 5 साल का बच्चा कैसे नियम बना पाएगा? तो जो भाषा अर्जित के लिए उचित नहीं है। यही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? देखिए, भाषा सीखने मतलब भाषा अधिगम, सीखने का मतलब होता है भाषा अधिगम, और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? जो मुख्य अंतर होता है वो भाषा का उपलब्ध परिवेश होता है। वह भाषाई वातावरण परिवेशीय मतलब परिवेश का वातावरण परिवेश का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी है, उपलब्ध परिवेश का अंतर होता है, परिवेशीय वातावरण का अंतर होता है। भाषा सीखने, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में यही भाषा परिवेशीय वातावरण का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम क्या है? देखिए, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम अभी आप उसके पहले वीडियो लेक्चर में आगे देखे थे। भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है सुबोपाली। जो सही क्रम है वो सुबोपाली है ना? जो भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है वो सुबोपाली है। आप यही ट्रिक याद करिए, सुबोपाली। तो पढ़ना लिखना बोलना, देखिए इसमें पढ़ना है, पहले सु आना चाहिए तो सु है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। सु है, वो उसमें दूसरे स्थान पे पढ़ना है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पढ़ना देखिए ये भी गलत हो गया। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि आप कौशलों के नियम को जाने रहेंगे, जैसे भाषा के कौशलों का नियम क्या है, सु बो पाली, यही ट्रिक है पहचानने का। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। अगला देखते हैं, श्रवण कौशल को सीखने के लिए के चरणों का सही क्रम क्या है? देखिए, श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल होता है,
ध्वनि का कानों तक पढ़ना, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अर्थ ग्रहण से हम क्या बताते हैं, देखिए अगर यदि आप ऑप्शन में किसी पाठ को समझने अर्थ ग्रहण करने का ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन में दिया रहे अर्थ ग्रहण करना, पढ़ने लिखने में अर्थ ग्रहण करना, तो वह ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सही हो जाता है। अगला देखते हैं, लेखन कौशल से संबंधित दोष है। देखिए अभी हम बताए थे ना दोषों के बारे में। लेखन कौशल से संबंधित दोष, डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर ए शब्द होता है। अब जो डिस्ग्राफिया होता है लेखन कौशल से संबंधित होता है, और डिस्कैलकुलिया क्या होता है, वो गणना करने से संबंधित होता है ना, गणना से संबंधित होता है। अफेसिया जो होता है वो भाषा से संबंधित होता है, वो भाषा से संबंधित होता है। डिफेसिया मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ को मतलब स्पष्ट से ना बोल पाना, है ना, किसी चीज़ को स्पष्ट से ना बोला, स्पष्ट ना बोल पाना, किसी चीज़ को स्पष्ट ना बोल पाए। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। यदि हमसे कहीं त्रुटियां हो रही हो तो उसके बारे में भी कमेंट करें, कहाँ त्रुटियां हो रही है, हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे।